सेक्शन 17 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है? 17 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन। ये कौन है? क्या ये है? एक। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? अब इसने क्या किया? इसने इस प्रॉपर्टी को बेचना है। किसको? बी को। इसका नाम क्या है? ए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल करने की या लेट करने की बाय वन, किसी एक के द्वारा। कौन है ये? हु हैज नो टाइटल। वाह वाह, तुम बड़े होशियार हो। नटखट, तुम्हारे पास तो इस प्रॉपर्टी का कोई टाइटल भी नहीं है। वाह भाई वाह, नो टाइटल। उसके बाद भी तुम बी को ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए चल पड़े। वाह। नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक ना हो, वे निर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है। आइए अब सेक्शन 17 को अंदर से पढ़ करके देखते हैं आखिर ये बोलना क्या चाहता है। 17 कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स इन फेवर ऑफ ए वेंडर और लेजर। कोई ऐसी प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता जिसके पास टाइटल ही नहीं है, वेंडर लेसर, इसकी बात हो रही है। हु नोइंग, जिसने यह जानते हुए, वाह, मतलब कि इस व्यक्ति को इस बात की नॉलेज थी कि यह प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। वाह, तुम्हें इस बात का पता था कि यह प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। हु नोइंग, जिसने यह जानते हुए कि उस संपत्ति पर उसका हक नहीं है, उसे बेचने की या पट्टे पर देने की संविदा की हो। हु नोइंग नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी। तुम जानते हो कि इस पे तुम्हारा किसी भी तरह का कोई हक नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, उसके बाद भी तुम उसके साथ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इस प्रॉपर्टी को तुम उसको देने के लिए बात कर रहे हो, और जब वो पैसा नहीं दे रहा है तो तुम कोर्ट में जा रहे हो ये बात कहने के लिए कि जज साहेब बी से कहिए वो ये प्रॉपर्टी खरीदे। बी हु कॉमा दो मतलब यद्यपि इस विश्वास के साथ संविदा की थी कि संपत्ति पर उसका अच्छा हक है। इस विश्वास के साथ की थी इसने। ये बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कहिए कि मैं जानता था। मैं नहीं जानता था। हाँ, मैं ये जरूर जानता था कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा अच्छा हक है। मुझे, यद्यपि जिसने इस विश्वास के साथ संविदा की थी, he entered into the contract believing that, इस विश्वास के साथ that he had a good title। मुझे तो यही लगा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे तो यही लगा था, मेरे को तो यही विश्वास था इस प्रॉपर्टी को मैं बेच सकता हूं। मुझे तो यही विश्वास था, विश्वास करिए मेरा। ये बोल रहा है तेरा विश्वास कर ले। हाँ, आप विश्वास करिए प्लीज। तेरा तो कोई टाइटल ही नहीं है, क्यों नखरे दिखा रहा है? देखो देखो, मुझे ये विश्वास था कि इस पर मेरा गुड टाइटल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी।
तथापि जो विक्रय के या पट्टे के पूरा करने के लिए समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्ति शंका से रहित नहीं दे सकता। Though he entered into the contract believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties, cannot, or by the court for the completion of the sale or letting, give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt. ये एक प्रॉपर्टी है, पहली सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ए ये जानता था कि मैं इसका ऑनर नहीं हूं। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं। तब सेक्शन 17 का क्लॉज 1 का ए क्या कहता है? तो क्लॉज 1 का ए कहता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जानता है, अगर ये जानता है कि ये प्रॉपर्टी का मैं ऑनर नहीं हूं, तो सेक्शन 17 के क्लॉज 1 का ए कहता है आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकते। लेकिन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया और बात तय हो गई कि भैया 6 महीने बाद ये हम आपको दे देंगे। अब इसको क्या बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो बातें आ गई, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का समय आया, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या हुआ? तब इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो ए के पास आ गया। क्या अब ए इस कॉन्ट्रैक्ट को जो इसके और इसके बीच में हुआ है एनफोर्स करा सकता है? अब ये सवाल आ गया, अब करवा सकता है? आंसर हुआ इसका नहीं। हाँ, क्यों? ध्यान रखना, मैं बार बार ए बोल रहा हूं, बी नहीं बोला मैंने, ये ध्यान रखना बस। ए बोल रहा हूं इसकी तरफ नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं करवा सकता सर? अब तो सर ये प्रॉपर्टी का टाइटल तो इसी के पास आ गया ना। नहीं, गलत बात। क्योंकि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये प्रॉपर्टी मैं तेरे को बेच रहा हूं 4 लाख रुपए में, 6 महीने बाद में तेरे को ये, तू मुझे पेमेंट कर देना पूरा और ये प्रॉपर्टी तेरे को मैं कर दूंगा। इस बात को ए जानता था कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूं। अब क्या हुआ? इसके पिताजी मर गए, अब ये प्रॉपर्टी इसके पास आ गई। बी 4 लाख रुपए लेकर के ए के पास पहुंचा, बोला भैया ये लो तुम्हारे पैसे, लाओ प्रॉपर्टी। ये बोला मैं तो नहीं देता, मैं नहीं देता। अब बी की दिमाग खराब, अब बी कोर्ट में गया। हुजूर, वो अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर रहा है। बी कोर्ट में गया, कोर्ट ने ए को बुलाया, इधर आ, क्या बात है? ए बोला हुजूर, जब मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं उसका मालिक था ही नहीं, मेरे पिताजी मर गए, अब मैं मालिक हूं और मैं अब नहीं दे रहा। तो कोर्ट क्या कहेगी? चेतना, आंसर दो। कोर्ट क्या कहेगी? विबंध का सिद्धांत, एस्टोपल का सिद्धांत। अब मैं ये बात नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बात पढ़ा रहा हूं इस तरफ की। इसका मतलब क्या हुआ? बी ने जमीन लेने से मना कर दिया, बी ने ये प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया, बोला भैया मैं तो नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। अब ए जो है वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुझे लेनी पड़ेगी, तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ले प्रॉपर्टी, ले प्रॉपर्टी। वो मना कर रहा है। अब मुझे तुम ये बताओ अब ए कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा।
बिल्कुल जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। और कोर्ट में जाके क्या बोलेगा ये बता दो बस एक बार। वो कोर्ट को कहेगा जज साहेब इस बी को कहिए ना, इस बी को कहिए ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ए कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा फाइल कर सकता है या नहीं? नहीं सर। नहीं, एनफोर्स नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? इसका रीजन है कि तुमको, बोलो। क्योंकि सर इसके पास हक नहीं है ना सर, क्यों? अपूर्ण हक है। हाँ, इसको ऐसे बोलो, क्योंकि क्योंकि सर ए इस बात को जानता था कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई टाइटल नहीं है, इसलिए कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं करने देगी। अब दूसरी बात, पिताजी मर गए। अब पिताजी मर गए, अब ये प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, आज की तारीख में इसका टाइटल इसके पास आ गया, लेकिन बी ये प्रॉपर्टी लेने से मना कर रहा है, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा मैं तो। अब ए कोर्ट में गया और बोला हुजूर ये देखिए। कोर्ट बोला क्या है ये देखिए। अरे तो क्या है? इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे नाम है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले मैंने बी को प्रॉपर्टी बेची थी, अब बी इस प्रॉपर्टी को लेने से मना कर रहा है, आप कहिए ना बी को कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। अब कोर्ट बोलता है हाँ यार बात तो सही है, इस प्रॉपर्टी का टाइटल ए का है, इसके और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेने का, अब बी मना कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? एक काम करते, बी को बुला लेते हैं, फिर पता करते हैं। ए बी इधर आ गया। हाँ जी हुजूर, क्या बात है रे? तो बी ने कोर्ट को कहा हुजूर, बी ने कोर्ट को कहा जज साहेब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो कोर्ट ने कहा तू ऐसे कैसे कह रहा है? तब बी ने ये बात बताई, हुजूर मेरा और ए का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहले वो डेट देख लो। उसने देखा, भाई तो दिसंबर, ये तो अक्टूबर 2023 का है। हाँ, और हुजूर जरा इस पे नजर फरमाइए, इसके पास टाइटल कब आया? टाइटल अरे हाँ, टाइटल तो अभी महीने भर पहले आया है। हाँ, अब बताइए हुजूर। और ये इस बात को जानता था जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो हुजूर आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट करते समय इसका इंटेंशन कैसा था? कोर्ट ने कहा क्यों भाई मिस्टर ए? मालिक जज साहब अब तो कम से कम मेरे पास टाइटल आ गया। अबे चुपचाप रहे, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव नो टाइटल एंड यू नो दैट। तुम जानते थे ये बात, तुम्हारा इंटेंशन ही गलत था। अब जब आज तुम्हारे पिताजी मर गए, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आई, तुम इसके टाइटल आ गया, तो अब तुम ये कह रहे हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तुम जानते थे इस बात को कि तुम्हारे पास टाइटल नहीं है। सॉरी, चलिए निकलिए यहां से। अब बताओ, अब समझ में आया? जी सर, आ गया। गुड। अब आगे चलते हैं। अब देखो सुनो, सभी से कह रहा हूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो अब तक की कहानी यही रहेगी, कहानी यही रहेगी। और कोर्ट कहेगी आ भाई बी चल बे परफॉर्म कर। सर ये क्या कह रहे हो? अभी अभी तो आपने सारी बात समझाएगी। कोर्ट ए को परफॉर्म करने से मना करेगी, एनफोर्स का नहीं, और अब कह रहे हो कि हाँ करेगी। इसीलिए कह रहा हूं इतना अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, किसी को कोई जरा सा भी डाउट है तो पूछ ले।
सर डाउट तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है क्या कि अब इसके बाद जो समझाओगे तो जरूर सब फ्यूज उड़ जाएंगे। तो वो बाद की बात है, पहले मुझे ये बताओ, इतना क्लियर हो गया? क्लॉज बी क्या कहता है? दो बातें ध्यान रखनी है। एट द, आप कहो तो मैं इसको हटा दूं या बने रहने दूं, क्योंकि अभी जो बी है वो इसी पे खेल चलेगा। हटा देता हूं, सर दोबारा बना देता हूं। चलो, ए इस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, तो यहां पे दो बातें समझनी है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी कहानी आती है यहां पर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे दो क्लॉज है, ए और बी। ए ने क्या कहा? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए के पास कोई टाइटल नहीं था, और ए इस बात को जानता था, यानी कि ए नोज दैट। ठीक है, एक तो कहानी है। और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब परफॉर्मेंस का टाइम आया उस समय क्या हुआ? ए गॉट टाइटल, ए गॉट टाइटल। कहानी में ये ध्यान रखना है कि बी ने क्या किया? बी ने मना कर दिया। बी ने मना कर दिया तो ए कहां गया? कोर्ट में गया। जब ए कोर्ट को यह बात पता चली कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके पास टाइटल नहीं था, और वो इस बात को जानता था, यही है इस क्लॉज की जान। जानता था, यही उसकी चीज शो कर रही थी, मैलाफाइड इंटेंशन। तुम्हारी जो बुनियाद है वो मैलाफाइड इंटेंशन की ईंट पर रखी गई थी। अब आज तुम्हारे पास परफॉर्मेंस के टाइम पर तुम्हारे पास इसका टाइटल आ गया है, मानते हैं, लेकिन सॉरी, आप परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव नो टाइटल। यू हैव नो टाइटल, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है, यू हैव नो टाइटल एंड यू नो दैट, एंड यू नो दैट। तुम ये जानते थे कि मेरे पास टाइटल नहीं है। मैंने अब ये तीसरी बार फिर समझा दिया क्लॉज ए, और अब मैं क्लॉज बी समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा आखिर कोर्ट ने ए को स्पेसिफिक परफॉर्म के लिए एनफोर्स क्यों कर दिया। बी पॉइंट, अब बी पॉइंट कहता है जिसने इस विश्वास के साथ संविदा की थी, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस समय ए यह इस विश्वास के साथ किसने रखा विश्वास? ए ने। ए को यह विश्वास था कि यह प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं, और उसी के नाते ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में जब परफॉर्मेंस की बात आई तब ए को यह बात पता चली कि इस वक्त मेरे पास गुड टाइटल नहीं था, वो गुड टाइटल तो अब आया है। अब बी मना कर रहा है,
बी मना कर रहा है। तो ए कहां गया? कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के बोला, जज साहेब एनफोर्स करवा दीजिए ना इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब सवाल ये आता है, क्या कोर्ट एनफोर्स करवा सकता है या नहीं करवा सकता? कि यदि वो बायर को युक्ति युक्त शंका से फ्री कर देता है, तो अगर वो कोर्ट में बायर को इस बात का सेटिस्फाई कर देता है, बायर इस बात से यदि सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो बात बोल रहा है वो सही कह रहा है, बायर को बिल्कुल फ्री कर दे, वो यदि इस बात से बिल्कुल क्लियर कर देता है कि मुझे सच में मुझे यही विश्वास था कि मेरे पास गुड टाइटल है, सच में। सुनो बायर, तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें क्लियर करूंगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, ये बताओ। अब बताओ बायर, मैंने तुमको सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, तुम संतुष्ट हो गए ना? मानते हो ना तुम इस बात को कि मुझको सच में ये विश्वास था कि ये जमीन मेरी है, ये प्लॉट मेरा है, ये मकान मेरा है? मान गए ना इस बात को? मैंने तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई बैड इंटेंशन नहीं था मेरा। तो कुल मिला के बात ये हुई, यदि वो ये विश्वास रखता था और ये चीज वो बिना किसी कोई भी रीजनेबल डाउट के भी क्लियर कर देता है, तब तो कोर्ट एनफोर्स करने के लिए कह देगी इसको, ओए मना मत कर रहे, चल पीसा दे। और यदि वो इसको रीजनेबल डाउट क्लियर नहीं कर पाई, अब यहाँ पे रीजनेबल वर्ड क्यों यूज हुआ? युक्ति युक्त। अरे युक्ति युक्त का मतलब है कम से कम दादा इतनी चीज तो क्लियर करना, इतना सा भी डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है तू, अरे रीजनेबल तो क्लियर कर डाउट। हाँ कर दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ भाई पी, समझ में आ गई? जी जज साहब, अब मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, चल फटाफट खरीद ले, चल पैसा दे, जमीन दो जी, कर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 17 कंप्लीट हो गया।